हेलो फ्रेंड्स, जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है और नए साल की सुबह के साथ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं और हमारा जो पिछली क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था प्राचीन भारत में, वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमने दो चीजें पढ़ी थी। देखो, तीन स्रोत हमारे थे प्राचीन भारत में। एक था पुरातात्विक, ठीक है, एक था साहित्यिक और एक था विदेशी यात्रियों द्वारा। ये तीन स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे। इन तीन स्रोतों के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोत को कंप्लीट कर लिया था। पुरातात्विक स्रोत को कंप्लीट कर लिया था और इसके अंतर्गत हम लोगों ने शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, स्मारक वगैरह, ठीक है। शिलालेख, अभिलेख में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो थे वो अभिलेख ही थे, है ना। और इसके बाद सबसे पुराना बोगज कोई स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिला था अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के मिले थे जो 300 ईसा पूर्व में खोजे गए थे। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। लघुमान एवं सरेकुना अभिलेख से जो प्राप्त है वो अरमेइक लिपि में थे, जबकि बाकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी थी, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, लेकिन गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख थे वो संस्कृत भाषा में मिले थे। तो कुछ प्राकृत भाषाएं भी थी, कुछ संस्कृत भाषाएं भी थी, और जैसे ही अभिलेखों की खोज हुई अनेक प्रकार की लिपियों का विकास हुआ, है ना। और इसके बाद सबसे अधिक अभिलेख जो मिले थे वो मैसूर से मिले थे। और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो अभिलेख आते हैं वो हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग स्तंभ, मंदसौर, ऐहोल, ग्वालियर, भीतरीगढ़ तथा देवपाड़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख आते हैं जिनसे जानकारी मिलती है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख था वो तिथि रहित था, बिना तिथि का अभिलेख था हाथी गुम्फा। कलिंग के राज्य से संबंधित है और खारवेल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। कलिंग के राजा खारवेल के बारे में जानकारी हमको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है, इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सप्तगर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। और इसके बाद ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन गति, ठीक है। और इसके बाद ग्वालियर अभिलेख आता है प्रतिहार नरेश भोज। जो ऐहोल अभिलेख है वो हमारा संबंधित है पुलकेशिन गति थे, और इस अभिलेख में ये बताया गया था कि रुद्रदमन द्वितीय ने पुलकेशिन गति को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त से संबंधित है। कौन सा भाई? जूनागढ़। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हमने आपको डिस्कस कराए थे, ठीक है। इसके बाद आता था स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन तो प्राचीन काल के जो मंदिर थे वो नागर शैली और द्रविड़ शैली में थे। दक्षिण पथ की जो संस्कृति थी वो वेसर शैली से संबंधित थी। सिक्के, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्कों को आगम कहा जाता था और पुरानी मुद्रा को आहत मुद्रा भी कहा जाता था। कहीं कहीं से ये मिट्टी से बने हुए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो मूर्तियों का निर्माण था वो कुशाण काल से संबंधित था। तो ये कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी थी। इसके बाद आता है हमारा साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। साहित्यिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक और लौकिक दो भागों में बांटते हैं। किसको? साहित्यिक स्रोत को। अब ये जो धार्मिक वाला भाग था, धार्मिक वाला भाग ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर, ठीक है। पहले साहित्यिक स्रोत दो भागों में बढ़ता है, धार्मिक और लौकिक। फिर धार्मिक दो भागों में बढ़ जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग वेद, पुराण, महाकाव्य, छंद, वेदांग, उपवेद, है ना, सूक्त, आरण्यक आदि चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। और उनमें वेद क्या है? ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, धार्मिक और लौकिक।
फिर धार्मिक साहित्य को जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें आती है, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? वेद। ठीक है, और वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद था, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियां थी। ठीक है, 10वां जो मंडल था वो मनुष्य के चारों वर्णों से संबंधित है। तीसरे मंडल में सावित्री द्वारा सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है। पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। तो इतनी कुछ जानकारी हमको मिली थी ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल भाई। ठीक है, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं भाई, कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, जिसको हम लोग शंखानद बोलते हैं। ऋग्वेद के बाद, अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र बोला जाता था। जो ऋग्वेद पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? होत्र। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला गया? अधर्मयु। क्या बोला गया भाई? अधर्मयु। और यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधर्वयु बोला जाता था। इसके 2 भाग थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भाई क्वेश्चन याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन है। यजुर्वेद के 2 पार्ट, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोला जाता था? वाजसनेयी संहिता। यजुर्वेद था वो कर्मकांड से ज्यादा संबंधित था। ठीक है, कर्मकांड से संबंधित था और ये 5 शाखाओं में बटा हुआ था। शुक्ल जो यजुर्वेद था वो 5 शाखाओं में बटा हुआ था। कौन कौन? काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। काठक, कपिष्ठल, मैत्रिणी, वाजसनेयी और तैत्तिरीय। ठीक है, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन थे? कठोपनिषद, स्वास्थ्योपनिषद और मैत्रायणी। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये कुछ जानकारी यजुर्वेद से थी। सामवेद, सामवेद का मतलब है भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था सामवेद। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य के मंत्र किसमें भाई? सामवेद में। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, जो कहीं भी देखो यज्ञ होता ना, जो एक उच्चारण में जो मंत्र बोले जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो वर्णन है वो सामवेद में मिलता है। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से भाई? सामवेद के 25 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण, इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। सबसे पहले कौन सा वेद बना था? ऋग्वेद। सबसे बाद में कौन सा वेद बना? अथर्ववेद। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य एवं अनार्य दोनों की विचारधाराओं का वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, आदि विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद। इसमें उपनिषदों, इसके प्रमुख उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडव्य उपनिषद। ठीक है, ये इसके अंतर्गत लोग वेदों के अंतर्गत ये पढ़ते हैं। इसके बाद आता है संहिता। क्या होती है संहिता? तो चारों वेदों का जो मिश्रण होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को मिलाकर जो ग्रंथ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संहिता। वेद को कितने भाई? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने भाई? 108 उपनिषद है, जिसमें प्रमाणिक कितने हैं? 12 प्रमाणिक है। इसके बाद वेदांग। वेदांग कितने भाई? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, ब्राह्मण, निरुक्त, छंद और ज्योति। भाई 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ब्राह्मण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये 6 हमारे वेदांग हैं। इसके बाद आता है कल्प सूत्र के कितने पार्ट हैं? तो कल्प सूत्र है श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रांत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये कल्प सूत्र के 3 पार्ट है। ठीक है, इसके बाद है व्याकरण ग्रंथ, पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ठीक है, और पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य। ये व्याकरण ग्रंथ है। अगर हम लोग स्मृतियों की बात करें तो सबसे पुरानी स्मृति आती है हमारी मनुस्मृति, जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक
वर्णन में आती है। जो मनुस्मृति है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक वर्णन में आती है। इसके बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। उसके बाद आता है नारद स्मृति 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। उसके बाद आता है पशवर स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद आता है कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। उसके बाद आती है बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो ये कुछ स्मृतियां हैं जिनका वर्णन पढ़ने में आता है। महाकाव्य दो हमारी रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। याद रखना महाभारत का नाम जय संहिता पुराना नाम था। जय संहिता नाम तब था जब इसमें 10,000 श्लोक थे। जब इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक आ गए तब इसको बोला गया सप्त सहस्त्री संहिता। ठीक है। इसके बाद पुराण 18 पुराण है, 18 पुराण है। ठीक है। और जो भी वेद है 4 वेद, तो इनके वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। स्तुतियों के बारे में वर्णन है, देवताओं की स्मृतियां है वो ऋग्वेद में आती हैं। ठीक है। और सामवेद में है मंत्रोच्चारण की धुन, म्यूजिक। ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का वर्णन आता है। तो ये हमारा हो गया वेदों के बारे में। वेद ब्राह्मण जितने भी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते थे उनके बारे में जानकारी होगी। उपनिषद का मतलब होता था पास आकर बैठना, आरण्यक का मतलब होता था जंगलों में दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है। तो ये हमारे देखो ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य था, उसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। इसके बाद आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम लोग जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बौद्ध और जैन। हालांकि इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने इसको पूरा डीपली डिस्कस कर लिया था। तो जो ब्राह्मणोत्तर साहित्य है इसमें सबसे पहला आता है बौद्ध साहित्य। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है तो आप जैन धर्म का नाम बताओगे। ठीक है। तो बौद्ध साहित्य के बारे में हम लोग सबसे पहले भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य को माना जाता है। ठीक है। इसके 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, अभिधम्म पिटक को दर्शन शास्त्र कहते हैं और विनय पिटक में बौद्धों के नियम कानून आदि बताए गए। अब जो बौद्धों का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें मगध सबसे बड़ा एवं सबसे विशाल साम्राज्य था। ठीक है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन ग्रंथ में त्रिपिटक है। बौद्धों के सबसे प्राचीन क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। अच्छा, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टोकरी होता है। ठीक है। और शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं। शुद्ध पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये 5 हैं शुद्ध पिटक के। फिर विनय पिटक के 3 हैं, शुद्ध विभंग, खंडक और परिवार। ठीक है। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली सुत्त ने की थी। अच्छा, जातक जो कथाएं थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बौद्ध साहित्य में। गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती थी। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में 2वीं शताब्दी में विकसित किया गया था, महेंद्र और संघमित्रा को जब भेजा गया था। ठीक है। अब इसके बाद ये तो कुछ बौद्धों के बारे में जान गए। इसके बाद आता हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य के पुराने जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। 12 अंग है इसमें। ठीक है। और आगम में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र हैं। ठीक है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? 12 अंग है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से वल्लभी के गुजरात में किया गया था। जैन ग्रंथों में व्यापार एवं व्यापारियों के उल्लेख बहुतायत में मिलते हैं। अच्छा, जो जैन थे वो व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बहुत अच्छे से करते थे। बहुत जैन साहित्य में बहुत सारे व्यापारियों के बारे में जानकारी दी गई है। वल्लभी गुजरात। ठीक है। आखिरी इनकी बैठक हुई थी। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की बातें और 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो इतना हमारा आ गया था ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य यहां से खत्म हो जाता है और यहां से अब शुरू होता है हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य शुरू होता है। ठीक है। लौकिक साहित्य।
लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन किया जाता है। वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो लौकिक साहित्य है, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसके द्वारा राजनैतिक व सांस्कृतिक, इसके द्वारा राजनैतिक व सांस्कृतिक विचारधाराओं का अध्ययन करने में, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करने में सहयोग मिलता है। ठीक है, जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या होता है, ये ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का एक सम्मिश्रित रूप है। ठीक है, इसमें जीवनियां है, ग्रंथ भी है ना, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधाराएं। तो जब बहुत सारी विचारधाराएं एक ही साहित्य के अंतर्गत आ जाती हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए बहुत मतलब इजीली इसको हम लोग समझ सकते हैं और पढ़ के इसको आराम से देखा भी जा सकता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अच्छा, इसके बाद आता है ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्र है। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। इसका मुख्य विषय राजनीति था। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था, राजनीति था, और इसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। देखो, जो लौकिक साहित्य है, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक चीजों, तथ्यों का अध्ययन करते हैं, है ना। और उसमें सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली ऐतिहासिक रचना कौन सी है, तो सबसे पहली ऐतिहासिक रचना कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की कौटिल्य का एक नाम चाणक्य था, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था, राजनीति। नाम अर्थशास्त्र है, विषय राजनीति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे अगर ये अर्थशास्त्र है, इसका मुख्य विषय राजनीति है, इसका मुख्य विषय राजनीति है, तो इसे सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, किसको भाई माना जाता है, अर्थशास्त्र। इसमें कंफ्यूज मत होना, अर्थशास्त्र का विषय अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है, इसका विषय राजनीति है, और इसकी रचना जो थी वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने की थी। ठीक है, विष्णुगुप्त ने की थी। अच्छा, विष्णुगुप्त कौन था?
विष्णुगुप्त या कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था, जो घनानंद का समकालीन था। जो घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया। ठीक है, घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया। देखो, घनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य वो कौटिल्य या चाणक्य नंद वंश के पास गए थे, घनानंद के पास। घनानंद ने इनकी बेइज्जती की थी राज दरबार में, तभी से इन्होंने अपनी चोटी बढ़ाई थी और बोला था मैं नंद वंश को खत्म करा दूंगा। और उसके बाद ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती की थी और उसके बाद इनके ये प्रधानमंत्री बने थे। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति। अच्छा, एक बात और, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है। ठीक है, 15 अधिकरणों खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का यह 15 अर्थखंडों में अधिकरणों में विकसित है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसका द्वितीय और तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है। जिसका द्वितीय खंड और तृतीय खंड सबसे प्राचीन है। जिसका द्वितीय व तृतीय खंड सबसे प्राचीन है। ठीक है, अर्थशास्त्र एक विधि ग्रंथ भी है, एक राजनीतिक ग्रंथ भी है। इसमें मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। यह 15 भागों में डिवाइड किया गया है और इसका दूसरा और तीसरा भाग सबसे प्राचीन है। यह राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह राजतंत्र व अर्थव्यवस्था का समावेश लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था व राजतंत्र का समावेश लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, देखो इसके अलावा देखो अगर इसकी बात करें, जो अर्थशास्त्र है ये पहला ग्रंथ है। राजनीति शास्त्र का ये पहला ग्रंथ है और इससे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति का वर्णन है ना, और यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है और यह 15 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका दूसरा और तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है। यह राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी भी देता है। अब इसके बाद नंबर आता है कि क्या अर्थशास्त्र ही सबसे
मौर्य काल का ग्रंथ था। क्या अर्थशास्त्र के अलावा भी कोई ऐसा ग्रंथ था जो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता हो? अच्छा, हम लोग मौर्य की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि मौर्य वंश ही सबसे पुराना वंश है, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। 16 महाजनपदों में मगध था, मगध से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर तथा सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, सोमदेव का कथा सरित सागर। ठीक है, क्षेमेंद्र का वृहकत मंजरी, क्षेमेंद्र का, ठीक है, क्षेमेंद्र का वृहकत मंजरी, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी से मौर्यकालीन की घटनाओं की जानकारी मिलती है, से मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अच्छा, यहां से प्रश्न होता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी से मौर्यकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसका मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि जो हमारी अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र ही एकमात्र ऐसी पुस्तक नहीं है जो मौर्य काल के बारे में बताती है। अर्थशास्त्र के अलावा मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर तथा वृहत कथा मंजरी भी मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालती है। अब इसके बाद देखो, ये तो कुछ ये किताबें हो गई। इसके बाद आता है पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य किससे संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश से, शुंग वंश से संबंधित है। क्यों? क्योंकि पतंजलि जो थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इसने क्या 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो जो पतंजलि है, तो पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो शुंग वंश से संबंधित है। इसके अलावा जो कालिदास की मालविकावमित्रम थी, जो कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम भी शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम भी शुंग वंश से संबंधित है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक, देखो एक शूद्रक की पुस्तक है, शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम, शूद्रक की पुस्तक, जो एक शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम से समाज का
यथार्थ चित्रण मिलता है, तत्कालीन समाज का यथावत चित्रण मिलता है। यथावत चित्रण मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं, ये कुछ लौकिक साहित्य का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी वो मौर्य वंश से संबंधित थी। इसके बाद पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास की मालविकाग्निमित्रम दोनों ही शुंग वंश से संबंधित है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से। पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश से। अच्छा, पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, और शूद्रक की पुस्तक मृगच्छकलिकम जो है वो उस समय के तत्कालीन समाज का चित्रण करती थी। तो लौकिक साहित्य का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे। आज क्लास यही खत्म करते हैं, तब तक नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।